हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए मैथ का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स आप सभी का पार्ट 2 होने वाला है आज। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ये सभी जो सवाल होंगे वो सीधा एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करिए और यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट अप्रोच और ट्रिक भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन आप सभी का मैराथन क्लास भी लाइव होता है इसी चैनल पर प्रतिदिन रात 8 बजे से। तो ज़रूर आप लोग रात 8 बजे जुड़िए, जहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा सवाल होता है। चलिए फ्रेंड्स, सीधा शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आप लोग ज़रूर सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करिए। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर सिस्टम का बेहतरीन सवाल है। 0.1 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस में 0.01 का होल स्क्वायर, बटा में इतना है, प्लस 1 है। इसका सरलता मान पूछा है क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, बनाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप किस तरह से इसे टैकल करते हैं ताकि आपका कम समय में और बहुत तेज़ी से आंसर हो पाए। तो फ्रेंड्स इसमें हम डिजिटल सम का यूज कर लेंगे। अगर आप इसमें डिजिटल सम का यूज करते हैं तो आंसर विदाउट पेन ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए, डिजिटल सम में क्या होता है कि डेसिमल को हम डेसिमल नहीं मानते, बस डेसिमल को आप छोड़ के चलेंगे। तो अगर आप डेसिमल को छोड़ के चलेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर आपका 1 का स्क्वायर है तो माइनस का 1 होगा, बटा में 1 होगा, प्लस का 1 होगा, मात्र इतना है। माइनस प्लस 1 कट के 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल में 1 आएगा। यानी हमारा जो डिजिटल सम आया है वो 1 आया है। तो हमारा आंसर वही ऑप्शन हो सकता है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो। तो पहला ऑप्शन का डिजिटल सम अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है, इसलिए पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन का भी डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 2 है, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है वही ऑप्शन का भी मिलना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। अब इसका अगर मेथड से बनाना चाहें, फार्मूला से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर इसे रखना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फ्रेंड्स इस पर आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं। फाइनली आप देखेंगे तो हल करने पर आंसर डी होगा, 100 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो x का पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी x प्लस 1/x इक्वल में अगर 2 दिया जाए तो हमेशा x का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बस यही वैल्यू को आपको पुट करना है जो सवाल में निकालना है। तो x का पावर 5 है तो हमें 1 का पावर 5 करना होगा, प्लस 1/x का पावर 5 है तो 1 का पावर 5। फाइनल में आंसर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। आंसर इसका 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, बेहतरीन सवाल है। लिखा, यदि 8 अंकीय संख्या इतना है जिसे 4 से विभाज्य करना है तो q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। q का अधिकतम मान पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें समझना होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होंगे। तो क्वेश्चन का अगर अंतिम 2 अंक देखेंगे तो 88 दिया हुआ है, जो कि 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे।
लेकिन कंडीशन यहाँ पर है कि Q का अधिकतम मान बताइए। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी में तीसरे अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि Q के वैल्यू कुछ भी आप रखेंगे, Q का वैल्यू आप या तो 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, डॉट डॉट आप 9 तक में कोई भी डिजिट रखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अधिकतम मान पूछा है तो Q का अधिकतम मान हम 9 रख सकते हैं, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर लिखा गया है, जब एक तार को वर्ग के आकार के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इस सवाल को बहुत ही अच्छे से करना होगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का भुजा होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर एरिया। तो अंडर रूट एरिया करेंगे तो 81 होगा, यानी कि वर्ग का जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर वर्ग का भुजा 9 सेंटीमीटर है तो इसका हम परिमाप भी बता सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। तो 9 चौक कितना होगा? 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 सेंटीमीटर जो है वो वर्ग का क्या आ गया है? परिमाप आ गया है। अगर वर्ग का परिमाप निकल चुका है 36 सेंटीमीटर तो कहा गया है कि इस तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो अर्धवृत्त का परिमाप के बराबर होगा। इन दोनों का पेरीमीटर आपस में इक्वल होगा। तो जब हमने वर्ग का परिमाप निकाला था तो 36 आया था, और अर्धवृत्त का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 36/7 और इंटू में रेडियस। ये फार्मूला होता है अर्धवृत्त के पेरीमीटर का। तो अर्धवृत्त के परिमाप के लिए हम लिख सकते हैं 36/7 इंटू r। अब यहाँ से हम इसका रेडियस बता सकते हैं क्या आएगा। 36 से 36 कैंसिल आउट होगा तो रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो हम आसानी से उत्तर अब बता सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है πr²/2। πr²/2 कर देंगे। हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, और रेडियस हमारा 7 आया था तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखा। 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, और 2 से जो है 22 11 बार में कट जाएगा। 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सवाल है। लिखा है 12 पुरुष या 18 स्त्री एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरा करते हैं। उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि जहां पर एंड तथा और वाला केस आता है तो एंड वाले को ऊपर लिखते हैं तथा और वाले केस को नीचे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो एंड वाला में देखिए पुरुष कितना दिया है, तो एंड वाले में पुरुष की संख्या 8 है, जबकि और वाले केस में पुरुष की संख्या कितना है? 12 है। इसके बाद प्लस करेंगे। एंड वाले में स्त्री की संख्या कितना है? 16 है, जबकि और वाले केस में स्त्री की संख्या कितना है? 18 है। और यहाँ पर दिनों की संख्या जो दिया है तो टोटल दिनों की संख्या 14 दिया है, तो यहाँ पर इक्वल में इस तरह से 14 लिख देंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले काटते हैं। 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, तो 2/3 बार में यहाँ पर कट जाएगा। फिर प्लस करेंगे, 2 से काटेंगे 16 को, 2 8 16 और नीचे 2 9 18, तो 8/9 आ गया। और यहाँ पर इक्वल में कितना है? 14 है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो अब हमें यहाँ से एलसीएम लेना होगा।
3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 3 तिया 9 होगा तो 3 दूनी 6 प्लस का 8 और यहाँ पर कितना दिया 14 दिया है। अब एक स्टेप और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 6 कितना हो जाएगा 14 बटा में 9 और यहाँ पर कितना है 14 है। 14 से 14 कट जाएगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 9। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस प्रकार से 9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 9 डेज होगा। तो सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 डेज, 9 दिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पर लिखा गया है एलसीएम और एचसीएफ का सवाल। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यदि एचसीएफ 12 है और उनका जोड़ 96 है तो संख्याएं बताइए क्या है। जब भी फ्रेंड्स ऐसा सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाए तो इसे ऑप्शन से करना बहुत ही बेहतर होता है और टाइम की भी बचत होता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर यहाँ पर 2160 दिया है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर। अगर अंत में जो है 0 आ रहा है गुणनफल के रूप में तो ऑप्शन में भी देखना होगा कि जिसमें 0 आ जाए यूनिट डिजिट में। तो पहला ऑप्शन में तो 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 दूनी 8 बनेगा। बी ऑप्शन में 6 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कहीं भी 0 का निर्माण नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ऑप्शन बी 100% राइट कर सकते हैं और सारा फुलफिल कर रहा है। इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 12 होगा, साथ ही साथ दोनों को जोड़ेंगे तो ये 96 के बराबर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो गया है तो बी ऑप्शन राइट हो गया है। आइए अगला प्रश्न लिखा है राज और सिमरन की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। सिमरन की वर्तमान आयु क्या है। तो फ्रेंड्स एज के प्रश्न को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी बताया है। तो ऐसे प्रश्न को हम विदाउट सॉल्व किए हुए रेशियो के माध्यम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चूंकि सिमरन का वर्तमान आयु पूछा है, रेशियो में देखेंगे सिमरन का जो प्रेजेंट आयु का रेशियो दिया है वो 4 यूनिट दिया है, यानी हमारा आंसर वही हो सकता है जो 4 का मल्टीपल रहा होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है। ऑप्शन ए में 33 दिया है तो 33 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, ना ही 30 होता है। 24 बिल्कुल होता है 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल 24 होता है। इसलिए डायरेक्ट आंसर हम सी करेंगे। सिमरन का वर्तमान आयु कितना है 24 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखा एक दुकानदार है जो 10 रुपये में 7 कलम खरीदता है और उन्हें 40% के प्रॉफिट पर बेचता है। ग्राहक को 10 रुपये में कितनी कलम मिलेंगी। बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो लिखा है 10 रुपये में 7 कलम खरीदा है तो हम लिखेंगे 10/7 इस प्रकार से। अगर 40% का प्रॉफिट कमाना है तो 40% प्रॉफिट का मतलब 140%। परसेंट हटता है तो नीचे 100 लिखते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा। देखिएगा 1 0 से 1 0 यहाँ पर हो सकता है कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स 7 से काटेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है 2/1 आया। यानी इस सवाल का यहाँ पर अर्थ है कि 2 रुपया में 1 कलम खरीदता है। यहाँ पर हल करने पर जो आया है वो क्या आया है 2 रुपया में 1 कलम खरीदता है। देखिएगा थोड़ा सा गौर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 रुपया में कितना पेन खरीद रहा है तो 1 पेन खरीद रहा है। तो 10 रुपया में कितना पेन खरीदेगा तो 2 पचे 10 होगा तो 5 पेन खरीदेगा। 5 पेन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो 5 पेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ चुका है सवाल। लिखा है 2 स्थान के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। P का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है जबकि Q का गति 4 किलोमीटर पर आवर है। वे एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है, अगर दो जो व्हीकल है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे की ओर
तो इनका स्पीड जो होता है वो जुट जाता है, दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, रिलेटिव स्पीड को। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे समय पूछा कितने समय के बाद, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया था 120 किलोमीटर। चूँकि दोनों का स्पीड जोड़ना होगा रिलेटिव स्पीड के लिए, तो P का स्पीड 6 था और Q का स्पीड 4 था। ये हमारा रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा और यहाँ से इसे सॉर्ट आउट करना होगा। हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो 120 और बटा में 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 12 घंटे का समय लग जाएगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 12 घंटे का लगेगा। ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आप लोगों ने कितना सही किया है और वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो आप सभी को फ्रेंड्स पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लगातार वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में कंटिन्यू ज़रूर लिखिए। आप लोग कंटिन्यू लिखेंगे तो आपका और भी बेहतरीन यहाँ पर लगातार यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में PYQ के आधार पर प्रैक्टिस सेट फिर से मिलने वाला है। आप लोग लगातार रिवीजन करिए, एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर आप सभी का होने वाला है।